अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। यहाँ पे सुबह-सुबह नाश्ता बन रहा है। मेरे किचन में नाश्ते का सीन है। यहाँ पे चाय, बॉयल एग और साथ में रोटियाँ बन रही, पराठे बन रहे थे। और मेरी बेटी की तबीयत कुछ ख़राब है, तो उसके लिए फिर मैं शीरमाल यहाँ पे ला के रखा हुआ था। साथ में मैंने सोचा बॉयल एग दे दूँगी। 2-3 दिन से उसकी तबीयत ख़राब है। उसको दुआओं में याद रखिएगा। फिर उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद ये मेरी बेटी की ट्रे थी, बॉयल एग था, चाय थी, साथ में शीरमाल था। ये मैंने उसको दिया नाश्ता। उसको नाश्ता देने के बाद फिर मैंने खुद नाश्ता कर लिया था। खुद नाश्ता करने के बाद आज मेरा थोड़ा हेक्टिक था डे, क्योंकि मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी। सबसे पहले मैंने किचन में माइक्रोवेव को अच्छे तरीके से साफ़ किया था। एक स्पंज की मदद से मैक्स के से पहले इसको मैंने अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया, ट्रे बाहर निकाली थी। और फिर इसको मैंने गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद टिश्यू से साफ़ किया, और ये देखें कितना साफ़-सुथरा मेरा माइक्रोवेव हो गया। माइक्रोवेव डेली बेसिस पे भी साफ़ होता है, लेकिन इस तरह से डीप क्लीनिंग तो इसकी कभी-कभी ही होती है। उसके बाद मैंने स्टोव को भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया था। इसकी जालियाँ उठा के उनको अच्छी तरीके से पहले वॉश करके मैंने साइड पे रख लिया था। फिर एक पुरानी तारों की मदद से मैक्स लगाने के बाद जो इसको मैंने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से रगड़-रगड़ के इसके स्टेन्स वग़ैरह उतार दिए थे। अभी तो एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो इस तरह से कर रही हूँ। इसकी जो जाली है, इस जाली को भी मैंने उठाया था, और उठा के इसको नीचे से भी साफ़ किया था, क्योंकि बाज़ दफ़ा बॉयल करते हुए दूध गिरता है, चाय भी गिरती है, तो फिर उसके अंदर वो गंद जम जाता है। इस तरह से चूल्हे को मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया था। चूल्हा अच्छा डेली बेसिस पे भी इसी तरह ही साफ़ मैं करती हूँ, लेकिन आज इसको कुछ ज़्यादा ही मैंने रगड़ा लगाया था। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने तारों की मदद से इसको साफ़ करने के बाद करने के बाद फिर इसको गीले कपड़े से साफ़ किया था। गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद अगेन फिर एंड में टिश्यू पेपर की मदद से इसको मैंने साफ़ कर लिया था। इस तरह से साफ़ करने से फिर इसकी एंड में जब हम टिश्यू पेपर से जब इसको साफ़ करते हैं, तो फिर इसकी सारी चमक सामने निकल के आती है, तो वो बहुत साफ़-सुथरा और शाइन देना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैं वो करने के बाद तारों से साफ़ करने के बाद फिर इसको अब गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, और गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद फिर मैंने इसको टिश्यू पेपर की मदद से साफ़ कर लिया था इस तरह से, और ये काफ़ी साफ़-सुथरा और बहुत ज़्यादा शाइन देना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि स्टील का है तो वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया जाए तो फिर ये बहुत साफ़-सुथरा हो जाता है। और किचन में अगर आपका स्टोव साफ़-सुथरा हो, तो आपकी किचन की पूरा किचन ही साफ़-सुथरा लगना स्टार्ट हो जाता है। फिर हुड को साफ़ करना स्टार्ट किया। ये यहाँ से इसकी ट्रे उतार के इसको पहले अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया। फिर हुड को भी पुराने स्कॉच ब्राइट और तारों की मदद से पहले मैंने लगाया, मैक्स से ये इसको साफ़ किया, फिर गीले कपड़े से अगेन फिर मैंने इसको टिश्यू पेपर से साफ़ किया, और यकीन करें हुड साफ़ करने में मेरा बहुत टाइम लगा, और काफ़ी साफ़-सुथरा देखिए मेरा हुड हो गया था, और शाइन देना स्टार्ट हो गया था। आप देख सकते हैं इसमें लाइट्स भी अब आपको नज़र आ रही होंगी। बहुत साफ़-सुथरा मेरा किचन का हुड जो है बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका था। फिर उसके बाद सॉरी, मैंने फ्रिज को साफ़ किया। फ्रिज के इस तरह से वैसे तो साफ़ था, लेकिन आपको पता है चीज़ें रखने से बाज़ दफ़ा चीज़ें गिरती हैं, स्टेन्स वग़ैरह लगते हैं। तो मैं वीकली बेसिस पे फिर इसकी चीज़ें बाहर निकाल के इस तरह से जो मिरर वाला स्प्रे होता है वो मारने के बाद फिर इसकी जो ये जो जालियाँ हैं उनको एक गीले कपड़े की मदद से साफ़ कर लेती हूँ। फिर टिश्यू पेपर से एंड में साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह से देखें, ये स्प्रे मारने के बाद मैंने इसकी जो जालियाँ हैं उनको अच्छे तरीके से पहले गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर टिश्यू से, और बाहर जो ये जो होता है इसका डोर होता है उसको भी मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया था गीले कपड़े से और एंड में टिश्यू से, और ये बहुत अच्छा साफ़ हो गया था, शाइन देना शुरू हो गया था। फिर रोटी वाले रुमाल इस तरह से गर्म पानी परात के अंदर मैंने डाला, बीच में लिक्विड डाला, और इनको अच्छे तरीके से रगड़-रगड़ के मैंने साफ़ किया। फिर इनको खंगाल के अच्छी तरह से निचोड़ के फिर मैंने इनको धूप में डाल दिया था। ये काम मेरा हो गया। फिर उसके बाद किचन के कैबिनेट्स की बारी आ गई। कैबिनेट्स को भी मैंने इसी तरह से एक कपड़े की मदद से मैक्स लगा के, साथ ही फिर इसको खुश्क गीले कपड़े से साफ़ करके फिर खुश्क कपड़े से इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से कैबिनेट्स को भी साफ़ कर लिया था, और आप यकीन करें मेरे कैबिनेट्स भी बहुत अच्छे से जो हैं वो साफ़ हो गए थे और शाइन देना शुरू हो गए थे। आप देख सकते हैं कि इनमें लाइट्स
भी आपको प्रॉपर नज़र आ रही होंगी। तो बहुत अच्छे तरीके से किचन की कैबिनेट्स भी मैंने साफ़ किए। उसके बाद फिर ये सिलेंडर काफ़ी गंदा हुआ हुआ था। ये मेरे मुश्किल वक़्त का साथी है, जब गैस नहीं होती तो मैं इस पे सारा काम करती हूँ। इसको भी फिर इसी तरह लिक्विड वाले कपड़ा मार के फिर खुश्क कपड़ा मार के मैंने इस तरह से साफ़ किया था और आप देख सकते हैं कि ये भी चमक गया था, इसमें भी शाइन आ गई थी बहुत ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ कर लिया था। फिर उसके बाद देखिए किचन साफ़ करने के बाद डीप क्लीनिंग के बाद कुछ ऐसी लुक है मेरी किचन की। यहाँ पे देखिए माइक्रोवेव बहुत अच्छे तरीके से चमका था और उसका डोर भी मैंने जो शीशे साफ़ करने वाला स्प्रे होता है उससे साफ़ कर लिया था। यहाँ पे देखें मेरा स्टोव और उसकी जालियाँ आप चेक कर सकते हैं कितने अच्छे तरीके से साफ़ हुई हैं। फिर ये जो मेरा हुड है आप ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ हुआ है, बहुत अच्छा शाइन दे रहा था। कैबिनेट्स भी मेरे शाइन देना स्टार्ट हो गए थे। फिर उसके बाद ये जो है सिंक को भी अच्छे तरीके से साफ़ किया था। अच्छा सिंक की ये जो जाली होती है उसको आप डेली बेसिस पे साफ़ किया करें क्योंकि इसके अंदर छोटा-छोटा गंद जाता रहता है। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो बदबू आना हो जाती है, बदबू आना शुरू हो जाती है। फिर ये किचन को साफ़ किया, फिर उसके बाद आप देखें फ्रिज भी मेरा बिल्कुल साफ़-सुथरा हो चुका है। इसके जो साइड्स पे भी और फ्रंट को भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। सब कामों से फ़ारिग होके फिर उसके बाद ये मैंने झाड़ू लगाया, फिर पोंछा अच्छे तरीके से धो के इस तरह से वाइपर के साथ लगा के रगड़-रगड़ के मैंने पोंछा भी लगा लिया था और फ्लोर भी बहुत मेरा चमक उठा था। बहुत सैटिस्फाइड हो गई थी मैं किचन को साफ़ करने के बाद क्योंकि मेरे 2 हफ़्ते तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते बहुत सुकून से गुज़रने थे। और उसके बाद फिर मेरी बेटी को दवाई मैंने दी, उसकी मेडिसिन का टाइम हो गया था। अब यकीन करें इतनी ज़्यादा बीमारी आई हुई है कि हर शख़्स बीमार है, अल्लाह सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। और फिर मेरी बेटी को ने फ़रमाइश की मैकरोनी की, वो उसके लिए मैकरोनी मैं बना रही थी और बड़ी ने पुलाव की फ़रमाइश की तो यहाँ पुलाव बन रहा था। यहाँ एक आधा आधा कप ऑयल के अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसको सौते कर लिया था और उसको मैंने पकाया नहीं था या ब्राउन नहीं किया था, सौते किया था। तो उसके बाद फिर इसके अंदर इस स्टेज पर जाके मैंने लहसुन अदरक का एक क्यूब डाल दिया था और इसको भी मैंने सौते ही करना था, इसका कच्चापन मारना था, मैंने इसको ब्राउन नहीं करना था क्योंकि डार्क कलर जो है चावलों का वो हाँ, मेरी बेटियों को पसंद नहीं है। यहाँ पे मैकरोनी बन के भी रेडी हो चुके थे, देखिए दम से मैंने इसको इनको खोला है और बहुत ज़बरदस्त लुक आई है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर का जो पेस्ट फ्रीज़ किया हुआ था वो इस स्टेज पे यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर लिया था। सॉरी। तो उसके बाद फिर ये जो है टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर भूना था क्योंकि टमाटर फ्रीज़ हुए थे। फिर उसके अंदर मैंने मसाले जो यूज़ करने थे वो यूज़ किए थे। मैंने तकरीबन 2 चम्मच 2 ढाई चम्मच नमक, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया और 2 चम्मच बिरयानी मसाला और 1 पिंच के करीब हल्दी इसमें मैंने शामिल कर दी थी। ये शामिल करने के बाद फिर इसको मैंने थोड़ा पानी का छींटा दे के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसको मैंने ढक दिया था ताकि ये टमाटर जो फ्रीज़ हुआ हुआ है ये भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। यहाँ चावल मैंने ले लिए थे तकरीबन 1 प्याला और आधा किलो ये चावल बनते हैं। इनको ले लिया था मैंने और इनको फिर धो के भिगो दिया था। यहाँ पे 3 पाव के करीब चिकन था और 1-2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे। आलू मेरी बच्चियों को पुलाव के अंदर बहुत पसंद है तो ये भी मैंने शामिल कर लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें मेरा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। आप देख सकते हैं मसाले की शक्ल कितनी ज़बरदस्त लग रही है। भुन चुका था मसाला मेरा। यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर लिया था। साथ में जो आलू कटे हुए थे वो भी मैंने इसके साथ ही इसमें शामिल कर लिए थे। फिर मैंने इसको भूनना स्टार्ट किया था तकरीबन 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको भूना था। बहुत हाई फ्लेम मैंने नहीं की थी क्योंकि इस तरह से जो देगचा है वो जलना शुरू हो जाता है। अच्छा मीडियम साइज़ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको भूना कि इसके जो है चिकन की जब शक्ल चेंज होना स्टार्ट हो जाए, देन आपने इसको भूनना ख़त्म करना है। अदरवाइज़ आप इसको भूनते रहेंगे क्योंकि अगर चिकन अच्छे से भुना हुआ नहीं होगा तो चिकन की शक्ल भी अच्छी नहीं होगी और फिर वो कच्चा भी आपको महसूस होगा कि कच्चा है ये। तो यहाँ पे देखिए चिकन को मैं अच्छी तरीके से और आलू को भून चुकी हूँ। भूनने के बाद इसके अंदर फिर मैंने 2 हरी मिर्चें शामिल कर ली थी और अगेन थोड़ी देर के लिए मैंने इसको भून लिया था। भूनने के बाद देखिए आप चिकन की और आलू की कुछ ऐसी शक्ल है। यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया था। चावल भिगोए हुए थे तो मैंने 1.5 प्याला पानी इसमें ऐड किया था।
और यहाँ पानी को बॉयल आने के पास में मैंने चावल डाल दिए थे। यहाँ कैमरे को कुछ एंगल उल्टा हो गया है। चावल डालने के बाद फिर इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 लीमू जो हैं वो स्क्वीज़ करके इस तरह से रखे हुए थे, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिए। और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर जो गरम मसाला होता है हमारा, वो मैंने इसके अंदर शामिल करके और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। इस स्टेज पे अगर आप नमक चख सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो इसमें आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ें शामिल करने के बाद 1 चम्मच जो है वो अचार की मैंने इसके अंदर शामिल कर ली थी। अचार शामिल करने से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। फिर उसके बाद ये इसका पानी सूखने के का इंतज़ार किया, फिर उसको मैंने दम दे दिया। दम के बाद ये देखिए चावलों की कुछ ऐसी लुक है, साथ में रायता है। बहुत मज़े के चावल बने थे और ये मेरी वीडियो आज की इतनी ही थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।